वेंचुरीमीटर, VEN, बी नहीं V, वेंचुरीमीटर। पहले कॉपी पे निकाल लो, चश्मा साफ कर लो। अरे स्पेलिंग साफ कर रहे ना। VEN, रुक जाओ, खोल लेने दो कॉपी। टी से होगा, टी टी, VENT, वेंचुरीमीटर। बेटा आवाज आती है मुझे यहाँ तक, आवाज आती है, ठीक है। VENTURI, TURI, आगे मीटर, वो बताऊं। वेंचर एल कहाँ से आ गया? VENTURI मीटर, है ना, वेंचुरीमीटर। अच्छा ये डिवाइस काम क्या करती है, पहले इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली में मान लो बच्चों कि आपको मैंने एक टास्क दिया कि मुझे एक बड़ी सी सोसाइटी में पानी की टंकी लगानी है, बड़ी वाली टंकी होती है ना, वो लगानी है, जिससे मुझे हर घर में पानी का सप्लाई देना है। और सप्लाई मतलब कि एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि हर घर में 2 मंजिल तक डायरेक्ट पानी पहुंच जाए। तो इसके लिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं टंकी से एक छोटा सा पाइप उतारूंगा और सबके घर में पहुंचा दूंगा। यानी मुझे एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि बड़ी वाली टंकी से कितने क्रॉस सेक्शन का, किस एरिया का मुझे पाइप लेना है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे एरिया में। अगर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो पाइपलाइन बिछाती है उसमें आप कनेक्शन लेने के लिए एक फिक्स क्रॉस सेक्शन का ही पाइप ले सकते हो। आपकी मर्जी नहीं कि एक मोटा सा पाइप लगा लो, उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। और सिमिलरली गवर्नमेंट भी एक फिक्स क्रॉस सेक्शन का ही पाइप लगाती है। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? और कुछ एक्चुअली में इसके पीछे कैलकुलेशन काम करती है कि सबके घर में पानी पहुंच पाए। अगर मान लो मैं वही छोटा सा पाइप जो आपके घर में आ रहा है उसी पाइप से कनेक्शन ले आऊं, सबके घर में पानी नहीं पहुंचेगा, है ना, प्रॉब्लम होगी। तो ये क्रॉस सेक्शन कैसे डिसाइड करें? तो ये डिसाइड करते हैं हम लोग वेंचुरीमीटर से, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मुझे फ्लो बताता है, प्रेशर डिफरेंस बताएगा, बहुत कुछ बताएगा। चलो शुरू करते हैं वेंचुरीमीटर। वैसे ही बना लूंगा यार, दिमाग। आप लोग इसको बंद मत रखना, ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इरेज करूंगा तो शायद ये पूरा ही इरेज हो जाएगा। बच गया। कलर क्यों बदल देता है बार बार खुद ही? इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है, कंटिन्यूअस इस तरफ पानी फ्लो हो रहा है। और इसमें भी वाटर का एक लेवल है, जिस लेवल में दोनों लेवल में डिफरेंस आ रहा है बच्चों, एक एच हाइट का, ठीक है, एक एच हाइट का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ये एच हाइट का डिफरेंस आ क्यों रहा होगा?
क्यों आ रहा है ये डिफरेंस? देखो सोचो, कंटिन्यूअस फ्लो है वाटर यहाँ पर, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, और अगर एरिया का डिफरेंस है बच्चों, तो आप लोग मुझे सोच के बताओ, क्या एरिया रिड्यूस होने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है। और याद करो कल अपन ने बर्नौलीज में पढ़ा था, अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कम हो जाता है, मतलब यहां पर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू दिस, होगा। तो बेटा ये कितना डिफरेंस आएगा अगर मैं प्रेशर का डिफरेंस मानूं? तो रॉ जी एच, क्योंकि फ्लोइंग वाटर ये है, ये स्टैटिक है, देखो ये रुके हुए हैं, तो यहाँ पर प्रेशर रॉ जी एच से निकाल सकते हैं। बोलो ये बात क्लियर है सबको? चलो, एक्चुअली में डिवाइस देखो काम क्यों लिया अपन ने, अब और थोड़ा सा समझो। अगर मैं पूछूं पाइप के अंदर वाटर की क्या वेलोसिटी, आप बता पाओगे? कभी नहीं बता सकते। कौन घुस के देखेगा पाइप के अंदर? कैसे पता करोगे? तो मुझे प्रैक्टिकली जो चीजें पता है बेटा, उसकी हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकली मुझे क्या क्या मालूम है? मुझे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है। चलो, मुझे जो जो आइडिया है, तो मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दिया यहाँ पर, दैट इज A1 एंड A2। स्पीड मान लिया फिलहाल के लिए, अज्यूम कर लिया कि इसकी स्पीड जो है बच्चों वो है V1 यहाँ पर, और यहाँ पर V2, ठीक है, V1 एंड V2। और मुझे कुछ आइडिया है, हाइट पता है। चलो एक बार देखते हैं इतने से काम करके अगर काम हो जाता है, और जरूरत पड़ेगी वैसे डेंसिटी वगैरह की तो ठीक है। एक बात बताओ, क्या इन दोनों का ग्राउंड से अगर मैं हाइट देखूं, चाहे A1 का चाहे A2 का, क्या ग्राउंड से हाइट दोनों की सेम है? हाँ या ना? तो अगर मैं बर्नौली थ्योरम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में लगाता हूं, तो क्या क्या लगेगा बच्चों? P1 प्रेशर एट 1 प्लस रो जी, और इसको कैपिटल एच बोल दो, मान लेते हैं ग्राउंड से हाइट इसकी कैपिटल एच रही होगी, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। यही पढ़ा था बर्नौली थ्योरम। पॉइंट 2 के लिए क्या हो जाएगा? P2, बोलो मेरे साथ, रिपीट किया करो, ऐसे ही याद होगा। P2 प्लस रो जी कैपिटल एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो रोजी एच से रोजी एच गुजर गए। अगर मैं P1 माइनस P2 निकालू तो क्या आएगा? P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पर P1 और P2 के बीच का डिफरेंस मैं डायरेक्ट भी तो निकाल सकता हूँ, स्टैटिक प्रेशर से भी। तो वो कितना आ रहा था मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके निकालूं, P1 माइनस P2, वो कितना आ रहा है प्रेशर डिफरेंस? रो जी एच आ रहा था। एच कौन सा? इन दोनों के हाइट का डिफरेंस। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको रो जी एच? चल, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ, इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देते हैं, हाफ अच्छा रो से रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो रो से रो गुजर गया, 2 इधर आ गया, तो 2GH, और इस V1 स्क्वायर को भी इधर ले आऊं, तो V1 स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, इक्वेशन 1। देखो अब V1 V2 दोनों ही वेरिएबल, कैसे सॉल्व करोगे? क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, हो गया काम। किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देंगे। हम लोग जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहां से मान लो मुझे अगर V1 निकालना हो या V2 निकालना हो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके रख देना। अब देखो एक चीज समझो, मैं चाहूँ तो आपको फॉर्मूला निकलवा सकता हूँ इसका, बट मैं कोशिश ये रखूंगा कि आप लोग फॉर्मूला मत याद करो, डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो कॉमन सेंस है, क्या ये V2 फाइनल वेलोसिटी है? क्या ये V1 इनिशियल वेलोसिटी है? क्या लिखा मैंने? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ध्यान से देखो, है नहीं एक्चुअली में वो, आप अपने दिमाग से चीज सोचना, क्या वही नहीं लिखा हुआ अपन ने? कॉमन सेंस हो गया। दूसरा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2,
अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूले में वैल्यूज रखने की बजाय आप डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हो। मान लो इसकी वैल्यू 2 दी, इसकी 4 दी, सीधा वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट करो आंसर। फॉर्मूला क्यों रखना फालतू में? समझ गए? पक्का? चाहो तो निकाल दो फॉर्मूला, इच्छा है किसी की? इच्छा, निकाल देते। तो यहां से V2 निकाला मैंने, वो आ गया A1 अपॉन A2 इंटू V1 इज इक्वल टू V2। इसको उठा के इसमें रख दिया और देखो फिर क्या आता है। तो देखो क्या आता है मेरे पास। मैंने V2 की वैल्यू रखी, V2 रखा हूं ना मैं वहां पर। तो देखो 2GH इज इक्वल टू V2 की वैल्यू हो गई बच्चों A1 बाई A2 इंटू V1 आता, V1 एक्चुअली में इसका स्क्वायर आता, स्क्वायर होता ना, स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर दोनों में आता, सॉरी V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने -1 और कॉमन ले लिया V1 स्क्वायर। मुझे V1 की वैल्यू चाहिए थी, इसको डिवाइड में भेजा, 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और ऊपर आ गया A2 स्क्वायर का रूट, दैट इज वैल्यू ऑफ V1। और इस बात को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, रूट A1 इंटू रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी V1 की वैल्यू। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा रटना हो तो फॉर्मूला रट लो, वरना अच्छा मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर A1 नहीं है A2 है, दिस इज A2। अच्छा अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसमें फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लो कितना हो रहा है, तो फ्लो A1 V1 होता है। तो फ्लो अगर निकालना हो तो इसको A1 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी A1 V1 दैट इज इक्वल टू A1 A2 रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। आपकी इच्छा हो तो फॉर्मूला रट लो, नहीं तो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड सफिशिएंट। नहीं कर रहा नीचे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन क्यों नहीं आया आज? तो उस दिन क्या टमाटर बेच रहे थे स्कूल के बाहर? क्या? अच्छा कई बार ना ये फ्लूइड दूसरा दे दिया जाता है, जो ऊपर मैंने फ्लूइड भरा है ना, उसको फिलहाल मैंने वाटर ही भरा था, बट कई बार क्या है वहाँ पर मर्क्यूरी भरते हैं, क्योंकि वाटर का राइज ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, फिर ये रो से रो कटता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। तब यहाँ पर जो अपने रो जी एच के इक्वल करके रो काट दिया था ना, यहाँ पर डी जी एच रह जाता और यहाँ पर रो रह जाता।
अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा है ये आगे क्यों बना दिया फालतू में, इसकी जरूरत क्या थी? पीछे तो बनाया अपन ने, आगे क्या जरूरत थी? मुझे भी यही लगता है, क्या जरूरत है उसकी? बस जो डिजाइन देखने में अच्छा लगता है इसलिए बना देते हैं, ठीक है। इन रियल ये एक ही नहीं लगाए जाते, ऐसे अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया पे 3-4 ट्यूब्स लगे होते हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल एक ही दिखाया ना आपको, एक से कंपेयर किया है, एक था और एक से कंपेयर किया, ऐसे 3-4 होते हैं, क्योंकि एरर होने के चांसेस उससे कम होते हैं ना। आपने पढ़ा था एरर्स में मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, तो मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं इसमें अलग अलग एरिया पे, फिर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलें, ये समझ आ गया अच्छे से सबको? अच्छा, आप लोगों का पेपर कैसा हो फिजिक्स का आज? दिया ही नहीं, फिर रो क्यों रहते थे दिन से? मानसी ने दिया होगा। हाँ मानसी बेटा, कैसा हो पेपर? ओके ओके हुआ सर, ठीक है। और जब चैप्टर पढ़े ही नहीं तो ओके ओके ही होगा। हाँ बट ये गारंटी दे सकता हूँ, जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर देखना फिर होता है कि नहीं। चल, नेक्स्ट लिखो पिटॉट ट्यूब, इसमें नाम ऐसे ऐसे आएंगे। पिटॉट ट्यूब, PITOT, PITOT, पिटॉट ट्यूब, PITOT, पिटॉट ट्यूब। टायर लिख लो, पिटॉट टायर। मतलब गंवार होने की भी एक लिमिट हो सकती है। गोपी तुम क्यों ऑनलाइन थे कल? लास्ट क्लास में मतलब, लास्ट क्लास में ऑनलाइन क्यों थे? यार ये क्या होता है, बाद में बता दूंगा यार। तुम लोग के जीवन में इतनी सी बात है। अच्छा, ये क्या काम आता है पिटॉट ट्यूब? तो पिटॉट ट्यूब बच्चों एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी मुझे डायरेक्टली बता सकता है, ठीक है। और ये बस देखने में ऐसा भयानक सा नाम है और भयानक सी चीज है, होता कुछ नहीं। ये एक पाइप है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक ऐसा ट्यूब डुबा दिया इसके अंदर, ठीक। हाँ, ट्यूब पाइप ही होता है। हाँ हाँ, और एक यहाँ पर लगा हुआ था पहले से, ठीक। वाटर का फ्लो इस तरफ था। तो एक बात बताओ मुझे, इसमें से तो फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा,
अरे फ्लूइड मतलब एक लिमिट तक जा करके यहाँ पर रुक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा ना। आपके पानी के मोटर की भी कैपेसिटी एक लिमिट तक होती है, उसके ऊपर आप कोशिश करोगे तो पानी नहीं फ्लो होगा, नहीं जाएगा। अगर पाइप बहुत ऊपर ले जाओगे तो नहीं जाएगा। कभी कूलर के मोटर में ट्राई करके देखना, 6 मंजिल पे ले जाना कूलर के मोटर से भाई, और 1 मंजिल में फेल हो जाएगा वो, ठीक है, 1 मंजिल भी नहीं ले जा पाएगा वो ऊपर, ठीक है। अच्छा एक चीज सोचो, खुद ही सोचो, यहाँ पर तो फ्लोइंग वाटर नहीं है, यहाँ पर, इधर तो फ्लोइंग वाटर है, तो वाटर की वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ की यहाँ? इस जगह पर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ की यहाँ? इस तरफ होगा जिधर वेलोसिटी कम है, तो मतलब यहाँ पर वाटर लेवल कुछ कम उठेगा। ये बात समझ आ रही है? खुद कॉमन सेंस से सोच के बनाना, यानी इन दोनों में एक डिफरेंस आएगा वाटर लेवल का, कितना, h हाइट मान लेते हैं इस पॉइंट। हाँ अभी जो मैंने जस्ट 1 सेकंड पहले लाइन बोली थी वो आपके कानों तक गई थी? जोर से बोलूं? मैंने अभी अभी बताया वाटर की वेलोसिटी देखो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वहां पर स्टैटिक कंडीशन में आ चुका है फ्लूइड, बट यहाँ पर मोशन में था, देखो नीचे, और वेलोसिटी देखो यहाँ पर नहीं है, मतलब कम है, यहाँ पर ज्यादा है। ज्यादा वेलोसिटी होती है, प्रेशर कम होता है, कम होगा तो हाइट भी तो कम अचीव करेगा। मैं चाटा मार दूंगा। ये कब से होने लग गया? अरे तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड ऊपर चला जाता था एक बार के लिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी हाइट तक फ्लो करेगा ना बच्चे, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, सीधी सी बात समझो आप। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट को मैं ए फॉर एप्पल और इस पॉइंट को बी फॉर बड़ा एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का लेवल एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल पे सेम है, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम चिपका के देखें, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट ए प्लस रॉ जी एच लिखने की जरूरत है, तो दोनों तरफ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ रॉ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस 0, वेलोसिटी नहीं है वाटर की, रुक गया वहां पर, 0 तो हो गया। और अब बताओ क्या वी ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करके नहीं निकाल सकते? अब आप बोलोगे सर पी ए पी बी कैसे निकलेगा, मुझे नहीं पता, निकालना ही नहीं है, पी ए माइनस पी बी तो निकाल सकते हैं, रॉ जी एच से हो गया काम। चलो इसको इधर भेज देते हैं, पी इसको उधर भेज देते हैं, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू हाफ रॉ वी ए का स्क्वायर, और यहां से मेरे पास सॉल्व करके आ गया बच्चों 2 इंटू पी बी माइनस पी ए अपॉन रॉ का रूट इज इक्वल टू वी ए। अच्छा दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि ये फ्लूइड जो मैंने इसमें रख रखा है ये वाटर ही हो, दूसरा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ पर रॉ जी एच नहीं रखा, इसके जगह मैं रख देता हूँ डी जी एच, एक नई डेंसिटी मान लेते हैं डी, इसके लिए डेंसिटी डी मान लेता हूँ, हो सकता है मार्केट दे दे, ठीक है। तो वैसे तो देगा कभी भी नहीं, लेकिन ठीक है, 2 डी जी एच अपॉन रॉ इज इक्वल टू वी ए, हो गया, डायरेक्ट निकाल लिया फ्लूइड के अंदर की वेलोसिटी, ठीक है। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे पाइप में छेद करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने वेंचुरीमीटर ही यूज किया था। डन, क्यों गुस्सा आ रहा है तारा सिंह? मेरे को सब दिखता है। तो आपको पिटॉट ट्यूब कभी भी बोला जाए तो मतलब समझ लेना पाइप में छेद करके एक ट्यूब निकालना पिटॉट ट्यूब होता है, ठीक है। ये सब पिटॉट है, ये भी पिटॉट है, अकेला इसको बना दिया पिटॉट ट्यूब, ये भी पिटॉट ट्यूब। फ्लूइड में क्या है, वर्ड जो आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे, आप लोग उसका क्या, वो ग्रीक वर्ड है तो आप लोग उसको समझते हैं, जैसे इफ्लक्स बोलूंगा,
या ऑरिफिस बोलूंगा। ये वर्ड सुनने में खतरनाक लग रहे हैं, मतलब क्या होता है इसका पता है? छेद, टंकी में छेद कर दिया, दैट इज इफ्लक्स। ऑरिफिस, ये वर्ड इसका ही है, मीनिंग मतलब ये। हाँ, वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, ग्रीक वर्ड्स है ना सारे। साइंटिस्ट का नाम आएगा टॉर्सिली, ऐसा लगे किसी राक्षस का नाम है। बर्नूली से अभी नहीं उभरे थे, टॉर्सिली, स्टॉक्स। हम्म, अभी पढ़ेंगे, अभी अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स। एक न्यूमेरिकल करवाऊं क्या तुम लोगों को, टेस्टी सा? 2 मिनट ले लो। मैंने आप लोगों को उसमें कंटिन्यूटी क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन करवा दिया था ना, पिचकारी का। क्योंकि जनरली पिचकारी से आप लोग ऐसे रेंज निकालते हो ना, कितनी दूर आदमी जा रहा है। आपकी इच्छा। हवा आ रही है वहां से? नहीं, हवा पंखे से आ रही है। कोई पंखा बंद कर दो पीछे का। आगे का मत करना, आगे चलने दो, आगे चलने दो। ये बंद मत करना पंखा। हो गया? लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं। A liquid is flowing in a horizontal pipe of uniform cross section। ये छोड़ो, मैं वैल्यूज ही देता हूँ ना, वैल्यूज ही दे दो। इसने दे भी नहीं रखी वैल्यूज, बेवकूफ है। ये डेरिवेशन वापस करवा रहा है। चल, तो आप लोगों को गिवन है, गिवन डेटास को मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ठीक है? ये हाइट 5 मीटर ग्राउंड से लिया मैंने, और ये वाली हाइट ले ली। मैं रेंडमली डेटा दे रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ये वाली हाइट 10 मीटर, ठीक। और आपसे पूछा गया कि यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी अगर फ्लूइड सारे वाटर है, तो सिंपल। फ्लूइड की वेलोसिटी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। फ्लूइड की वेलोसिटी 10 आ रही है? नहीं, हाँ, बिल्कुल गलत। पता नहीं क्यों गलत बोले। यूनिट बोलने में शर्म आती है ना, यूनिट बोलने में शर्म आती है। हम्म, इस बार का पेपर में और भी ज़्यादा आसान रखने का सोच रहा हूँ, प्लीज़ अटेम्प्ट करना पेपर। हाँ, सारे, शुरू से लेकर अभी तक सारे। या फिर क्या होता है, दोनों ही दिए थे, दोनों।
एनएलएम भी पिछली बार वाले से ज़्यादा इजी आएगा। नहीं, इस बार मैं हद से ज़्यादा इजी पेपर बनाने वाला हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड। अरे कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट वैल्यू रखो ना। डिफरेंस कितना आ रहा है हाइट का? 5। फॉर्मूले में रखो, डेंसिटी दोनों बराबर है, रॉ से रॉ गुजर गया। 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो गया? √100। √100 कितना होता है? 9.8। 10 होता है। आंसर आ रहा है इसका 7√2 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू 9.8 रखो। ये ठीक है, बुक में नहीं है क्वेश्चन, मैं दे रहा हूँ। बट अगर आंसर ऑप्शन में 7√2 गिवन है तो फिर वही सही है। 98 का रूट कितना होता है? 49 इंटू 2। 49 का 7 तो 7√2। ठीक है, तो ऑप्शन अगर 7√2 गिवन है तो फिर वही पुट कर, वही कर। नहीं, एक्चुअली में ऐसे नहीं, वैसे तो टेक जी इक्वल टू 10 बोल देते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं बोला हुआ है तो भी आप 10 लेके करो। अगर आंसर ऑप्शंस, बस ये तब मत करना जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा नियरेस्ट हो, तब 9.8 लेना। फिर आप समझ लेना है क्वेश्चन में टाइम खराब करने के लिए क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है ना। और कोशिश रखा करो कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वैल्यूज सबसे लास्ट में पुट करो। पहले सबको अल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करो, लास्ट में जाके वैल्यूज रखो। उससे में क्या होता है कि ज्यादातर वैल्यूज इधर उधर कट आ जाती है, थोड़ी बहुत वैल्यूज बचते हैं कैलकुलेशन के लिए। वरना फिर आप कैलकुलेट करते रहोगे, पहले ये निकाला फिर वो निकाला फिर वो निकाला, वही फंस जाओगे बस, ठीक है। हाँ, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, टॉपिक है, लिखो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, EFF, और वो साबुन जिससे कभी नहाते नहीं हो, डव। हाँ, तो इफ डव, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इस टॉपिक का एक और नाम लिखो, टॉर्सिलीज थ्योरम। TORRI, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, EFF LUX। अगला लिखो इसी का नाम, टॉर्सिलीज थ्योरम, TORRICELLI अपॉस्ट्रोफी S, और फिर थ्योरम, वो भी बताऊं? वेल, चलो देखते हैं टॉर्सिलीज थ्योरम क्या कहती है, क्या है ये सब एक्चुअली में पता है सिमिलर सिमिलर से टॉपिक की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए। वेंचुरीमीटर में भी ऐसा ही कुछ था, इसमें भी यही हुआ, और अभी अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी वैसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। बट मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। तो मेरे पास एक पानी की टंकी है एज यूजुअल, और इस टंकी में यहां तक वाटर लेवल, बेटा वैसे ही इसको आवाज नहीं आती, और तेज कर दी आपने और आवाज नहीं आई, ठीक है। और अब आप लोग पता ही क्या करोगे, टंकी में से एक छोटा सा मैंने छेद निकाल दिया, ये कर दिया टंकी में एक होल, ठीक। अब जो गिवन डेटाज थे वो डेटाज ये थे कि इसकी हाइट जो थी वाटर से, ग्राउंड से, वो थी कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच। इसकी हाइट थी स्मॉल एच, यहां से दो क्या, चलो स्मॉल एच, ठीक, स्मॉल एच। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस टंकी में छेद करेंगे यहां से पानी बाहर आएगा, हाँ कि ना। और ये पानी डेफिनेटली आप सबको लगता है प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा,
तो मेरा क्वेश्चन है इस प्रोजेक्टाइल पाथ की रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? आप लोगों को निकालने से बेटर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक बात बताओ, आप लोगों के छत पे सबके घर में टंकी लगी हुई है और ये पता है कुछ ऐसी स्थिति में ही पानी बाहर निकल रहा है उससे पाइप के थ्रू। आप नल खोलते वैसे क्या पानी का लेवल ऐसे नीचे हो जाता है तुरंत? तो आपने एक बाल्टी पानी निकाल लिया, टंकी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली में पड़ता है लेकिन ना के बराबर। तो आप यहाँ पर मान के चलना कि देखो दो पार्ट यहाँ पर एक्चुअली में वही पाइप का फ्लो ही हो रहा है। देखो ये बड़ा पाइप हो गया, छोटा पाइप हो गया। यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा, यहाँ पर एरिया बहुत कम है, तो इसका एरिया ले लिया मैंने A1, इसका ले लिया A2। यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो एक्चुअली में वेलोसिटी टेंड्स टू बी VA टेंड्स टू बी 0। ठीक है, V1 टेंड्स टू बी 0 बट V2 की एक वैल्यू होगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से तो प्रोजेक्टाइल पाथ पे जा रहा है। लेकिन V1 क्या है? टेंड्स टू बी 0 है। एक्चुअली में 0 नहीं है, टेंड्स टू बी 0 है। ये कब हो सकता है? जब एरिया का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि A1 इज much 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 greater than A2, then only we can write it। ठीक है, इस सिचुएशन में मैं अब इस पे बर्नौली थ्योरम चिपकाना चाहता हूँ। चिपका दे। फ्लोइंग वाटर है, क्या V2 निकाल सकते हैं? कैसे? देखो क्या है तरीका मेरे पास। देखो ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेयर का ही तो लग रहा होगा, तो P0 प्लस प्लस रॉ जी, कौन सा H? कैपिटल H, प्लस हाफ रॉ 0 का स्क्वायर, कि वेलोसिटी 0 है यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी तो एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर A2 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा P0 प्लस रॉ जी स्मॉल h प्लस हाफ रॉ VB का स्क्वायर। ये दोनों गुजर गए, सेम शक्ल के थे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो रॉ जी h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? हाफ रॉ VB का स्क्वायर। कोई तकलीफ यहाँ तक? रॉ से रॉ गुजर गया, इस टर्म को इधर चिपका दे। इस टर्म को यहाँ चिपका दे तो मेरे पास निकल के आता है 2G H माइनस H का रूट इज इक्वल टू VB का इस VB। अच्छा एक बात सोच के बताओ मुझे, कॉमन सेंस है थोड़ा सा सबके पास, एक्चुअली में इट इज नॉट सो कॉमन बट हाँ एक्सपेक्टेड था। इस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए भूल जाओ। यहां से मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया U इक्वल टू 0 से, और वो यहां तक पहुंच गया, मतलब B पॉइंट तक। U इक्वल टू 0 से गिरा, यहां तक पहुंच गया। तो ये बताओ यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फ्री फॉल स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, निकाल सकते हो? निकालो। क्या यही लिखा है जो मैंने लिखा है? यही आ रहा है, रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही आ रहा है। तो मतलब एक पार्टिकल अगर फ्री फॉल कर रहा था तो भी उसकी वेलोसिटी यही होती। तो ये चीज टॉर्सेली ने पकड़ ली, तो उसने यही बोला कि चाहे आप ये बर्नौली चिपका के निकाल लो, चाहे डायरेक्ट फ्री फॉल से निकाल लो, एक ही तो बात है। ठीक है, तो बर्नौली ने बोला कि एक्चुअली में वही वेलोसिटी अटेंड करेगा जो फ्री फॉल बॉडी अटेंड करेगी। और यहाँ पर भी सोचो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी टॉप पे, फाइनल कुछ एक वेलोसिटी हुई उसकी पार्टिकल के नीचे आते, और सेम वही वेलोसिटी जो फ्री फॉल में होती थी, एग्जैक्टली वो निकाल लिया। बोलो समझ आया? तो टॉर्सिली थ्योरम तो यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अभी रेंज नहीं निकाला हम लोगों ने, अब रेंज भी निकालेंगे, ये टॉर्सिली
थ्योरम थी, इसने बोला कि जो फ्री फॉल में हो रहा है एक्चुअली में वही हो रहा है। अब इसकी रेंज निकाले, तो रेंज कैसे निकलेगा? सबसे पहले स्मॉल h हाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन टाइम निकाल सकते हैं, तो गिवन डेटा को प्रोजेक्टाइल में तोड़ना शुरू करता है। प्रोजेक्टाइल में सारी बाउंड्री कंडीशंस निकालते हैं। क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस आएगी मेरे पास? देखो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है ux दैट इज इक्वल टू vb, और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या कोई? 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी। अच्छा एक और चीज मुझे पता है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितना? माइनस एच, स्मॉल एच ही तो रहा था, माइनस स्मॉल एच। तो क्या मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं? कैसे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखो u जीरो तो ये वाला पार्ट जीरो, तो बाकी सब वैल्यूज रख देते हैं। माइनस एच इज इक्वल टू माइनस जी बाय टू टी स्क्वायर, माइनस 6 माइनस गुजर गया और यहां पर बच गया 2h बाई जी का रूट दैट इज टी। कोई दिक्कत? यहां से मुझे टी मिल गया, टाइम मिल गया। क्या यही टाइम पार्टिकल को टोटल रेंज कवर करने में भी लगा होगा? तो क्या मैं डायरेक्ट एस एक्स निकाल सकता हूँ? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो एक्स डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो गया। तो देखो यू एक्स कितना है, वीबी की वैल्यू, तो एस इज इक्वल टू रूट टी की वैल्यू रख देता हूं पहले, 2h बाई जी इन टू, एस की जगह में आर लिख देता अच्छा रहता, और यहां पर क्या आ गया, रूट ऑफ वीबी की वैल्यू 2g h माइनस एच। बोलो समझ आ रही है? g से g गुजर गया, मेरे पास फाइनली बचा रेंज इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टू जा 6 h इंटू h माइनस एच। रटना ये फॉर्मूला, रट लो, बट कॉमन सेंस से भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? रटना मेरी तरफ से मना नहीं है। देखो ध्यान से, ये h माइनस एच मतलब ऊपर वाली हाइट, और स्मॉल h मतलब नीचे वाली हाइट, तो बस फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 4 ऊपर वाली हाइट इंटू नीचे वाली हाइट, यही तो है, ठीक है? तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको दिमाग में ये चीज बैठा लो, रूट 4 इंटू ऊपर वाली हाइट इंटू नीचे वाली हाइट, रटना है रट लो, आपकी इच्छा, ठीक है? इंटरेस्टिंग है फ्लूइड डायनामिक्स, ये भी बोरिंग लग रहा है, रोटेशन जैसा तो नहीं जा रहा ना ये? एटलीस्ट ये वर्क एनर्जी पावर से भी इजी लग रहा होगा। अरे खास बात है, हर चीज हमेशा नहीं बनी रहती। अब आएगा इसमें सरफेस टेंशन, नेक्स्ट है वो भी इजी, बट एक अच्छा काम हो गया कि आप लोगों का एनएलएम इस टेस्ट में रिवाइज हो जाएगा, फिर वो पढ़ने में इजी रहेगा आप लोगों को। हो गया आराम से, कोई जल्दी। वैसे भी नीट वालों के पास ऑप्शन है लाइफ टाइम एग्जाम देने का, एडवांस के फिर से 2 अटेम्प्ट कर, फिर से 2 अटेम्प्ट कर दिए।
पहले 3 अटेम्प्ट कर दिए थे ना अभी, फिर 2 कर दिए वापस। तरुश्री अभी भी भासियारी मतलब बोरिंग तो है ना? अच्छा एक बात बताओ, घर जाके कॉपी रिवाइज करते हो? नहीं करते? नहीं करते? शक्ल बता देती है बेटा। करा करो, एक बार कॉपी रिवाइज करा करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो तो बस वैसे ही होता है कि जल्दी जल्दी में एक बार देख लिया, फिर तो रिवाइज का मतलब होता है जो अपन ने पढ़ा है पहले कम से कम एक बार उसको सॉल्व तो करके देखें, हमसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बाद के लिए छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, बाद में एक साथ इतना सारा कर पाओगे, प्रैक्टिकली सोच के देखो, याद भी नहीं आएगा मैंने क्या बताया था। चलो, तो फ्लूइड डायनामिक्स का या हाइड्रोडायनामिक्स का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से। ऐसे न्यूमेरिकल से इसमें और भी कर सकते हैं अपन, कोई मना नहीं है, बट ठीक है, सरफेस टेंशन की तरफ भी तो बढ़ना है। अब क्या है, फ्लूइड का फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अब फ्रिक्शन वाली कहानी शुरू होगी। चलो, तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी है, उस टंकी में वाटर लेवल वही h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है, h हाइट तक वाटर लेवल भरा हुआ है, और मैंने आपको एक रैंडमली इजाज़त दी कि कहीं पे भी इस टंकी में एक छेद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपकी मर्जी से आपने x डिस्टेंस पर एक छेद कर दिया, ठीक है, x हाइट पे एक छेद कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो x हाइट कितनी हो कि आपकी रेंज मैक्सिमम आए। ये तो पता है ना आपको कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे, ऊपर वाला पार्टिकल का फ्लूइड कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, इसका कुछ ऐसे हो रहा होगा, इसका कुछ ऐसे हो रहा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्स की हाइट क्या हो कि रेंज मैक्सिमम आए। ये टंकी हॉरिजॉन्टल पे ग्राउंड पर रखी है, ठीक है। अच्छा ये आ नहीं रहा, किसी ने मैसेज भेजा है, अरे बोल दिया करो मैसेज मत भेजो, मुझे पता नहीं चलता। अरे वाह मानसी, वेरी गुड, रट लिया। सॉल्व करना है, सॉल्व। तो ये सब क्यों पढ़ के गए थे, सब स्कूल में आता कहाँ है? मतलब वन शॉट मुझे लगता है जेई वाला देख लिया। हाँ वैसे ढंग के स्कूलों में आता है, वैसे पूछ लेना। तो ढंग के स्कूल मतलब बेवकूफ़ स्कूल्स। हाँ कुछ बेवकूफ़। सर वो नोट्स में लिखा था। चलो गुड, अभी सॉल्व करो।
तो हाफ ऑफ द चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुका है आज, आधा फ्लूइड खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? अरे कौन कर रहा था? आया किसी का आंसर? मतलब आपने स्कूल के नोट्स नहीं पढ़े? क्या? वही तो शौक लगा मुझे सुन के। सोच रहे हो? राशि गोपी बात तो नहीं, आंसर चाहिए मुझे। एक मौलिका का तो कोई सेंस ही नहीं है। तुम बताओ क्या आया आंसर? कुछ नहीं आया, पूछ क्यों रहे हो? इसका आंसर आ रहा है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। किसका फॉर्मूला बोला मैंने? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। KMnO4 होता है वो, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 होता है। पोटाश एलम, फिटकरी फिटकरी। तो देखा है, मिश्री जैसा लगता है खाने में। है पिंक कलर की कौन सी मछली खाई है? मुझे रोना आ जाए। एक्चुअली में वैसे तो आपने अगर कहीं देखा होगा तो आफ्टर शेविंग एक वो लगाता है, अगर किसी को घर में पापा अगर शेविंग करने के बाद देखा हो आपने, आफ्टर शेविंग एक मिश्री जैसी चीज होती है वो लगाते हैं। बट उसका रियल यूज कई और भी जगह होता है, जैसे ब्लड को तो तुरंत रोक देता है, अगर ब्लड कहीं से फ्लो हो रहा है ना तो तुरंत उसको स्टॉप कर देता है, जलता जरूर है। और दूसरा उसका यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन में। आप किसी एक रैंडम जगह पर हो और अगर आपको पानी साफ करना है तो फिटकरी डाल के उबाल दो, मतलब फिटकरी डाल दो उसमें, शेक कर दो और थोड़ी देर छोड़ दो, सारा उसका हार्डनेस जो होगा बैठ जाएगा पानी का। हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने? हाइड्रोजन चैप्टर नहीं पढ़ा अभी? शायद तुम लोग क्या हट गया क्या हाइड्रोजन? हट गया? हाँ उसमें था, तो वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के काम आता था। करवा दूं? इतना टफ क्वेश्चन था ये? चलो करके देखते हैं सॉल्व। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ा है रेंज इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्मॉल एच का पढ़ लिया, नीचे की हाइट इसके इंटू ऊपर की हाइट, एक्स इंटू
h माइनस एक्स, यही होता है रेंज। इसको मैक्सिमम करना था तो डी आर बाई डी एक्स, मैक्सिमम भी तो करना था रेंज को। अरे मैक्सिमम मिनिमा लगा रहा हूँ, मैक्सिमम ही तो करना है यार को, मैक्सिमम करना मतलब मैक्सिमम मिनिमा लगाओ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज यूजुअल मुझे पता है आप सबको आता होगा तो मैं फटाफट फटाफट कर देता हूँ। 1/2 √4x h माइनस एक्स इंटू, अब इन दोनों का एक्चुअली में 4 का तो 4 ही हो गया, और इसका हो जाएगा h माइनस 2x। डिफरेंशिएशन किया मैंने, आता है, ठीक है। तो 2 से 2 गुजर गया, इक्वल टू में रखते थे 0, 0 रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर वाला पूरा पार्ट चला जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा, h माइनस 2x इक्वल टू 0, और यहाँ से मुझे मिला क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू h बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मुझे नहीं पता क्या चीज। हाँ वो 2 था और इधर मल्टीप्लाई में था ना बेटा, 0 से डिवाइड होके खत्म नहीं हो जाएगा, लिख देता हूँ, लिख दो। चल, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया मुझे। अच्छा अब एक बात सोचो, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना है मुझे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर इस -2x की वजह से नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि h का तो 0 हो जाएगा, -2x की वजह से नेगेटिव आंसर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आंसर नेगेटिव आता है तो कौन सा होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। नेगेटिव आता है मतलब मैक्सिमा, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया x इक्वल टू h/2 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आंसर। यानी सबसे ज्यादा रेंज मुझे कहाँ मिलेगी, जब बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर होल क्रिएट करें, ठीक है। अगर नीचे करोगे तो बेटा वो यहीं पे पानी गिर जाएगा, ठीक है, ये भी तो समझो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक। तो मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा मुझे रेंज, x इक्वल टू h/2 पर। आ गई बात समझ में, हाँ कि ना। और डायनामिक्स को प्रणाम करो, समाप्त हुआ। डायनामिक्स खत्म हुआ, स्टैटिक्स खत्म हो गया, डायनामिक्स खत्म हो गया। अब इकलौती चीज बची है सरफेस टेंशन। हाँ हाँ यही चैप्टर है, आज उसको सिर्फ आप लोगों को फील करवाना है मुझे, सरफेस टेंशन को आज पढ़ाना नहीं है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन किस चिड़िया का नाम है, देखो पहले समझते हैं थोड़ा सा, मैं इसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ पहले, अगर वैसे समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। ये कंटेनर है बच्चों, ठीक है, इस कंटेनर में फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे। बेटा ये फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स भी तो लगा रहे होंगे, नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे, इधर इधर 6 पार्टिकल्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, हाँ कि ना। अट्रैक्शन मान लो आप, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी आपने केमिस्ट्री में, वन डर वाल बॉन्डिंग पढ़ी है, तो वैसी बॉन्डिंग इसमें भी तो होती है। तो एक छोटा सा बहुत स्मॉल लेकिन अट्रैक्शन फोर्स तो होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके सरफेस के टॉप वाले मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, ये लोग अपनी पावर को 6 जगह डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाली लेयर के पास तो सिर्फ 5 जगह ही है पावर को डिवाइड करने के लिए। 5 कैसे, 3 तो सामने दिख रहे हैं, एक बाहर एक कॉपी के अंदर, 5 जगह ही है। तो एक बात बताओ, एक आदमी मतलब आपके पास मैंने 6 रस्सियां दी खींचने के लिए और एक बार 5 रस्सियां दी खींचने के लिए, कौन सा ज्यादा इजी, मतलब कौन से में ज्यादा ताकत लगा पाओगे, 5 वाले में। वही काम इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, 5 वाले में कंपेरेटिवली यहाँ की बजाय ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। तो इस वजह से इसके टॉप लेयर पे, टॉप सरफेस पे एक एडिशनल फोर्स दिखने लग जाता है मुझे एज कंपेयर टू इनसाइड द फ्लूइड, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस पे जनरेट हुई टेंशन, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। टेंशन वही है, बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, टेंशन पढ़ा था एनएलएम में, बचपन ही था उस टाइम। अब सोच के देखो जरा, पीछे मुड़ के स्ट्रेट लाइन पढ़ाता था मैं आप लोगों को, इतने क्वेश्चन करवाता था स्ट्रेट लाइन के,
क्या चीजें थी वो सब जब 11th स्टार्ट हुआ था? कितनी छोटी मोटी चीजें थी। चलो, हाँ तो स्ट्रेट लाइन छोटी मोटी चीजें ही थी। आज के कंपैरिजन में सोच के देखो। तो बेटा उस टाइम जब शुरुआत कर रहे हो तो हाँ उस टाइम के लिए बहुत बड़ी चीज थी आपके लिए, क्योंकि 10th पास करके आए थे, पर लग रहा था अब तो हम बस फोड़ के रख देंगे इस बार। फिर आता है फिजिक्स। चलो, मैसेज किया फिर से। बालकों बोल दिया करो मैसेज करने की बजाय सर। चलो ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन को आप प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कैसे कैसे फील कर सकते हो ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दिया था, क्या बाल्टी में सर डाल के कभी बाल घुमाए? बड़ा मजा आता है। हाँ, ऐसे लहराते हुए राक्षसों की तरह बाल दिखेंगे। ठीक है, खुद को ऐसा दैत्य जैसी फील करोगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं सारे बाल चिपक जाते हैं। रीजन समझो उसका। अंदर की तरफ जैसे आपने बाल को रख रखा था, क्या वहां पर कोई सरफेस टेंशन था? नहीं, फ्लूइड के अंदर था, बाल इजीली मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम सरफेस के ऊपर लेकर आ गए टॉप पर, यानी कि अब बिल्कुल एक ही लेयर रह गई वाटर की बालों में, तो वो बालों पे एक एडिशनल टेंशन फोर्स लगा थी, इसकी वजह से सारे बाल चिपक गए। इसलिए बाहर आते ही सारे बाल चिपक जाते हैं पानी से। उसका रीजन क्या होता है? सरफेस टेंशन। अरे बैल बुद्धि, यहाँ पर थे जब बाल हमारे। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई सरफेस टेंशन है फ्लूइड मॉलिक्यूल्स? नहीं है। लेकिन जैसे आपने बाहर निकाला, आपके ऊपर ऐसा तो नहीं कि सारा पानी टंकी ऐसी बाल्टी में रह गया, बाल में भी चिपक के आए। एक ही लेयर रह गई, एक ही लेयर रह गई तो उसमें क्या लग गया? सरफेस टेंशन, इसलिए सारे बाल चिपक जाते। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप चीजें गर्म खाना पसंद करते हो या ठंडा? अच्छा, बिस्लरी का पानी तो आई होप सबने पिया होगा। कभी जाना दुकान से गरम गरम बिस्लरी का पानी पी के देखना। ठंडा ही पीते हैं हम लोग। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, टेस्ट ठंडा होने से गर्म होने से फर्क पड़ जाता है? कैसा फर्क? हाँ हाँ, पानी कड़वा हो जाता है गर्म होने से, और उसी को फ्रिज में वापस ठंडा कर दो तो फिर वापस सही हो जाएगा। हो जाता है, नहीं क्या? हाँ। अब समझो, पानी का टेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं आया था। अब कारण क्या? पानी का टेम्परेचर कम या ज्यादा था? टेम्परेचर ज्यादा होता है तब सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है। आप ये मान के चलो, टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, सरफेस टेंशन कम हो जाता है उसका, तो वो आपके टंग पे ज्यादा स्प्रेड होता है, तो आपको लगता है कि उसका टेस्ट ज्यादा आया है। लेकिन जब उसका टेम्परेचर कम होता है, सरफेस टेंशन कम, टंग पे कम स्प्रेड हुआ, और आपको उसका टेस्ट बहुत कम पता चलता है। हाँ। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, आप खाना गर्म खाना पसंद करते हो ठंडा? टेस्ट अच्छा है, गर्म खाना पसंद करते हैं हमारे। ठंडा क्या फ्रिज में से निकाल के खाना खाना था? ठीक है, ठंडा खाना पसंद करते हैं हम लोग, और वो सॉरी गर्म खाना पसंद करते हैं। उसका रीजन ये क्योंकि टेस्ट वो वापस हमारी जीभ पे क्या होता है, अच्छे से स्प्रेड होता है, सरफेस टेंशन थोड़ा सा कम होता है। अब अगेन बोलोगे सर आइसक्रीम तो हम ठंडा खाना पसंद करते हैं, है ना? नहीं करते। अब उसको भी जरा दिमाग से सोचो आप लोग। आप उस आइसक्रीम को खाते हो, मुंह में मेल्ट करते हो, फिर खाते हो, टेस्ट लेते हो मुंह में मेल्ट करके। क्या बर्फ बने हुए आइसक्रीम का टेस्ट आता है मुंह में? नहीं आता। उसको मेल्ट करते हो आप लोग, तो टेस्ट आपको चाहिए तो उसको मेल्ट करना ही पड़ता है। और रीजन अगेन सरफेस टेंशन। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब एक चीज बताओ, आप सबने आई थिंक कभी कपड़े तो धोए ही होंगे गलती से, डिटर्जेंट से और सर्फ एक्सल। तो आप लोगों को पता है सर्फ एक्सल बहुत अच्छे से कपड़े धो देता है, मालूम है ना? मतलब कोई भी डिटर्जेंट अच्छे से कपड़े धोता है। तो एक काम करना, आज फिर जाना अपने कपड़ों पे खूब सारा डिटर्जेंट रखना और छोड़ देना। क्यों, डिटर्जेंट रख देना, डिटर्जेंट साफ कर देगा। एक काम करना, ऐसे कपड़े पे डिटर्जेंट ऐसे रगड़ देना, साफ हो जाएंगे कपड़े। मतलब प्रॉब्लम है कि डिटर्जेंट नहीं धो रहा कपड़े, पानी धो रहा था। और देखो डिटर्जेंट कंपनीज आपको कैसे बेवकूफ बनाती है, पता है वो क्या करते हैं? सिर्फ पानी की सरफेस टेंशन कम कर देते हैं वो लोग। डिटर्जेंट मिलाने से पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, इस वजह से वो कपड़ों के ग्रूव में से इजीली निकल पाता है, और बस वो कपड़े धोता है। जैसा आप लोग डिटर्जेंट से कपड़े धोकर धोने में वो मिलता है आपको सुकून, वैसे आप गर्म पानी में धो लो, सेम वैसे ही साफ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गर्म पानी में भी सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो गर्म पानी से कपड़े धो चाहे
डिटर्जेंट से धो, लेकिन दोनों एक साथ मत करना, क्योंकि ये पता है ना डिटर्जेंट गर्म पानी में इनसॉल्युबल होता है, वो उल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, रिवर्स ऑर्डर में चली जाएगी। इक्विलिब्रियम पढ़ लिया ना? अच्छा पढ़ रही, हाँ तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी वहाँ पर, डिटर्जेंट पानी से बाहर आ जाएगा गर्म कर दोगे तो, गर्म पानी में डालोगे तो कम डिजोल्व होगा उसमें। तो एक चीज़ करनी चाहिए, तो डिटर्जेंट या गर्म पानी, और आपके कपड़े इजीली गर्म पानी से धुल सकते हैं, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। पहले गर्म पानी से ही धोते थे लोग, तो बाद में डिटर्जेंट का कंसेप्ट आया और फिर कपड़े ख़राब होने शुरू हो गए, वरना उसके कपड़ों की क्वालिटी जो गर्म पानी में धोते हैं लंबे टाइम तक कपड़े चलते थे। ठीक है, डिटर्जेंट ने सब बर्बाद करके रख दिया, ऊपर से एटमॉस्फेयर को जो ख़राब किया वो किया, हमारे सॉइल को डैमेज कर रहा है ना कंटिन्यूस डिटर्जेंट, तो बहुत हार्मफुल पॉल्यूटेंट। आप लोग गर्म पानी से इजीली कपड़े धो सकते हो। तो गर्मियों के मौसम में छत पे एक काली टंकी लगवानी चाहिए। राजस्थान में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है मई जून में, और सबके कपड़े मई जून में धोने चाहिए दोपहर में। उबलता पानी, हाँ ब्लैक टंकी खूब, हाँ तो खूब गर्म पानी होता है, छाले पड़ जाएंगे हाथ रख दोगे तो। हाँ होता है, मेरे घर में लगी है काली टंकी, मेरे को पता है, ऐसा डर लगता है हाथ धोने। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, फिर मजबूरी में बाल्टी वाल्टी में पानी रखता है, लेकिन अब तो मैंने जुगाड़ कर दिया, तो अब दिक्कत नहीं होती। उसके ऊपर वो घास फूस लगा दिया मैंने, अब उससे पानी ठंडा रहता है, चिल्ड, सर्दियों में नॉर्मल रहता है, वैसे चिल्ड रहता है। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। अच्छा, और सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करें तो बिस्लरी मैंने बता दिया, आइसक्रीम बता दिया है। एक एक एक्सपेरिमेंट होता है फिजिक्स में सरफेस टेंशन दिखाने का। उसमें क्या करते हैं बच्चों, एक जैसा अपना लेंस वाला देखा है आपने, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वैसा ही एक मेरे पास ग्लास को हटा दो, एक शेप है, ठीक है, ऐसी शेप है, इसमें ग्लास नहीं लगा हुआ, ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक ऐसे धागा बंधा हुआ था, ऐसे करके लूज था ये मतलब, ठीक है, और इसको मैंने सोप सॉल्यूशन में डुबाया और निकाल दिया, तो आपको पता है इसके ऊपर एक सोप बबल बन जाएगी, ठीक है, इस पर पूरे पे लेयर पे बन जाएगी। फिर मैं एक पिन लेकर के इस बबल को फोड़ देता हूँ, अंदर वाले बबल को, और इसको जैसे ही पिन लेके फोड़ते हैं ये कंप्लीटली एक कंप्लीट सर्कल में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बाकी की लेयर्स इसको खींच रही थी सरफेस टेंशन की वजह से। जिस वक्त दोनों तरफ सोप बबल था, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा था, चुपचाप बैठा था, पर जैसे अंदर का सोप बबल हटा दिया तो बाकी का क्या हो जाएगा, इसको खींचेगा और ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर देगा। तो रियल में होता है एक्सपेरिमेंट, देखना यूट्यूब वगैरह दिख जाएगा। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से हुआ, तो प्रैक्टिकली भी आप इसे देख सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, ठंडा गर्म आइसक्रीम, बासी खाने को गर्म करके खाना चाहिए, ठीक है, क्यों, बैक्टीरिया मर जाते हैं, बस बैक्टीरिया की डेड बॉडीज रह जाती, वो थोड़ी निकलता खाने में से, कॉमन सेंस है ना, पानी को गर्म करके पियो बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी तो वही है ना, बैक्टीरिया एक्टिव बैक्टीरिया मतलब इनएक्टिव। चलो ठीक है, डन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पूछो एनएलएम क्या पूछना था आप लोगों को।